Hello students, welcome to my class. Today's topic is the epic. So let's start the topic. Introduction about the epic. An epic is a long narrative poem that relates the heroic action of a hero or a smaller number of heroes in a elevated style. मतलब क्या है कि एक जो एपिक होता है वह एक कविता के रूप में होता है जिसमें किसी हीरो के या कई हीरो के जो एक्शन है उसको बताया जाता है। होमर वाज द फर्स्ट एपिक पोएट हु कंपोज्ड इलियाड एंड द ओडिसी। तो होमर पहला एपिक पोएट था जिसने इलियाड और ओडिसी नामक एपिक लिखी थी। ईच ऑफ ग्रेट वर्क्स इज ए लॉन्ग टेल इन वर्स। द स्टोरी ऑफ इलियाड बिकेम वेरी फेमस बिकॉज ऑफ इट्स स्टाइल। तो हर एक जो महान काम है ऑफ दीज ग्रेट वर्क्स हैं एक वर्ष के रूप में, छंद के रूप में बड़ी कहानी को बोलते हैं। इसमें एक बड़ी कहानी बताते हैं और जो स्टोरी है इलियाड की यह बहुत फेमस हो गई अपनी स्टाइल की वजह से। और होमर के बाद बहुत से ऐसे कवि हुए जिन्होंने इस चीज़ को फॉलो किया। क्यों किया कि आफ्टर होमर मैनी अदर पोएट फॉलोड द जनरल प्लान ऑफ हिज ग्रेट वर्क्स। उसके महान कार्य की वजह से, होमर के महान कार्य की वजह से कई अन्य कवियों ने इस विधा को अपनाया। और यह निश्चित है कि जो होमर है उसको हमेशा रेस्पेक्ट दिया जाएगा एक मोस्ट एंशियंट एपिक पोएट के रूप में, और जिसकी वजह से उसको बहुत से कवियों ने क्या किया, गाइड किया। तो एक एपिक जो होता है उसकी थीम क्या है, तो द थीम ऑफ द एपिक इज प्रेजेंटेड इन द फर्स्ट फ्यू लाइन्स। कि जिसकी जो थीम होती है वो शुरुआती की कुछ लाइन्स होती हैं उसमें ही प्रेजेंट हो जाती हैं, प्रदर्शित की जाती हैं। जनरली इसका काम क्या है, तो इट डील्स विद सम सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री, रिलीजन एंड मोरालिटी। तो जो एपिक होता है यह जनरली इट डील्स हमें बताता है कुछ विषय वस्तु के बारे में, इतिहास की, किसी धर्म के इतिहास, धर्म के बारे में और मोरलिटी, नैतिकता के बारे में। इन द फर्स्ट फ्यू लाइन्स द स्टोरी ऑफ द थीम इज प्रेजेंटेड थ्रू द प्रेयर टू द म्यूज। पहली जो कुछ पंक्तियाँ होती हैं उसमें जो म्यूज़ हैं उसके प्रति प्रार्थना होती है, भगवान के प्रति प्रार्थना रखी जाती है, सरस्वती के प्रति प्रार्थना होती है। वर्जिल, होमर एंड मिल्टन फॉलोड दिस स्टाइल इन देयर वर्क्स। वर्जिल, होमर और मिल्टन ने स्पष्ट रूप से अपने काम में इस चीज़ का अनुसरण किया है। मतलब जब भी इन लोगों ने एपिक लिखी हैं तो शुरुआती लाइन्स में इन्होंने प्रार्थना की है, वंदना की है, जिसे हम स्पष्ट रूप से उनकी रचनाओं में देख सकते हैं। इन फैक्ट द बेसिक पर्पस ऑफ द एपिक पोएट इज टू हाईलाइट द डिफरेंस बिटवीन द गुड एंड द बैड। तो मुख्य जो पर्पस है एपिक राइटर का, जो मुख्य पर्पस होता है जो पोएट्स का, वो ये है कि अच्छाई और बुराई में अंतर बताना, डिफरेंस बिटवीन द गुड एंड द बैड, अच्छाई बुराई में अंतर व्यक्त करना, यही उनका मुख्य काम है। इन द वर्क्स ऑफ होमर एंड वर्जिल वी फाइंड द अपील टू पेट्रियोटिज्म एंड नेशनल प्राइड। तो होमर और वर्जिल के अगर हम कार्य को देखते हैं तो उसमें एक अपील देखते हैं हम देशभक्ति की और नेशनल प्राइड की। स्पेंसर ने इस चीज़ को फॉलो किया, इस स्टाइल को फॉलो किया अपने काम में। मतलब उन्होंने जो एपिक लिखा है फेरी क्वीन, और उनका जो ऑब्जेक्ट है वो प्रेजेंट करता है, क्या प्रेजेंट करता है, द राइट वे ऑफ लाइफ, जीवन के जो अच्छे रास्ते हैं उनको व्यक्त करता है। और मिल्टन का पर्पस भी आप लोगों ने पढ़ी होगी पैराडाइज लॉस्ट। तो पैराडाइज लॉस्ट में केवल दो पात्र हैं, हेवन और हेल, स्वर्ग और नरक की बात होती है, जिसमें शुरुआत होती है कि जो बुराई है, जो नरकवासी हैं, वो अच्छाई पर जीत हासिल करने के प्रयास करते, लेकिन अंत क्या होता है, अंत में अच्छाई की ही जीत होती है। ये इसकी थीम होती है, ठीक है। फिर सुपर नेचुरल एजेंट, मतलब ये जो एपिक है तो एपिक में सुपर नेचुरल एजेंट, जो आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं, इनका प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में होता है। सुपर नेचुरल पावर मतलब जैसे परियां हैं, एंजल्स हैं, और क्या बोलते हैं इनको, फेरीज हैं, इन सब का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने कहानी सुनी होगी द रेप ऑफ द लॉक, उसमें एक लट होती है, एक लड़की, तो उसकी लट को काटने के लिए प्रयास किया जाता है। एलेक्जेंडर पोप की कविता एपिक है, एलेक्जेंडर पोप का द रेप ऑफ द लॉक, ठीक है। तो उसमें जो फेरीज हैं वो क्या बोलते हैं, जो लड़की होती है तो उसकी
आँख पर, नाक पर, कान पर, बालों पर, हर जगह बैठे हैं, ऐसा कुछ दिखाता है अलेक्जेंडर पोप अपनी उस कविता में, उस एपिक में। ठीक है, तो मतलब सुपर नेचुरल पावर जो होती है, एजेंट्स होते हैं, उनका यूज़ करते हैं। जैसे इधर लिखा है कि द एक्शन ऑफ द एपिक इज ऑफन कंट्रोल बाय सुपर नेचुरल एजेंट, मतलब उसमें जो भी काम होते हैं उसमें सुपर नेचुरल एजेंट कंट्रोल करते हैं उसमें। मतलब जो आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं, जादुई, जिसको हम बोल सकते हैं जादुई कैरेक्टर हैं, उसमें अलग से डाल देते हैं। भूत है, भगवान को डाल दिया, भूत को डाल दिया, परियों को डाल दिया, राक्षस को डाल दिया, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। इन द वर्क्स ऑफ होमर एंड वर्जिल देयर आर क्लासिकल गॉड्स एंड गॉडेस। देखिए कि जो होमर और वर्जिल हैं उन्होंने भगवान और जो गॉडेस हैं उनको यूज़ किया है अपने काम में। इन द फेरी क्वीन ऑफ स्पेंसर मैनी कैरेक्टर्स आर द पर्सनिफिकेशन ऑफ गुड एंड एबल क्वालिटीज़। तो फेरी क्वीन जो स्पेंसर की लिखी एपिक है उसमें कई ऐसे कैरेक्टर हैं जिसमें अच्छे और बुरे क्वालिटी दर्शाने वाले, मतलब उनको पर्सनिफिकेट किया गया है, मतलब पुरुष के रूप में दिखाया गया है, मतलब जैसे कि वो पुरुष की तरह काम कर रहे हैं। मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट है उसमें केवल 2 ह्यूमन कैरेक्टर हैं, बाकी सभी कैरेक्टर हैं जो वे स्वर्ग से और नरक से संबंधित हैं, कि नरक से राक्षस आ रहे हैं, स्वर्ग से भगवान आ रहे हैं, इन सब चीज़ों का यूज़ होता है। इस प्रकार से जो मेन कैरेक्टर है पैराडाइज लॉस्ट में वो क्या है, सुपर नेचुरल एजेंट ही हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें मेन कैरेक्टर क्या है, पैराडाइज लॉस्ट जो एपिक है जॉन मिल्टन का, उसमें मेन कैरेक्टर कौन है, राक्षस है। कौन है, राक्षस है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डेमन। उसके बाद स्ट्रक्चर क्या होता है एपिक का, तो आप स्ट्रक्चर देखें। द एपिक कंटेंट्स मैनी बुक्स। एपिक में कई किताबें होती हैं, वैसे तो नियम यह है कि 12 किताबें होना चाहिए, लेकिन इधर क्या है कि द एपिक कंटेंट्स मैनी बुक्स एंड जनरली वी फाइंड 12 बुक्स इन एपिक। तो हम देखते हैं कि एक एपिक है जो ग्रंथ लिखा गया है, तो उस एपिक में, उस एपिक को जितना भी लिखा जाए तो 12 किताबों में पूरा का पूरा ग्रंथ हो जाए, ये नियम होता है एपिक का। लेकिन जो इलियाड है, ओडिसी है, इनकी हैं कितनी, 24 बुक्स ईच, इनकी 24 बुक्स हैं। लेकिन अदर जो एपिक्स हैं उनको 12 किताबों में लिखा गया है। The reduced number was first adopted by Virgil. After this, it was Spencer who completed Fairy Queen in 12 books. तो इस सब चीज़ों को किसने, वर्जिल ने भी अपनाया और स्पेंसर ने भी अपनाया, जिन्होंने फेरी बुक्स लिखी थी, फेरी क्वीन लिखी 12 किताबों में। पैराडाइज लॉस्ट है जो, उसको 10 किताबों में लिखा गया था, लेकिन बाद में इसका जो 7वीं बुक्स थी जो इसकी, और 10वीं जो बुक थी, उन दोनों के 2-2 पार्ट कर दिए। इस प्रकार से 12 इसके भी हो गए हैं। ठीक है, तो इन दिस वे मिल्टन कुड आल्सो फॉलो द ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ द एपिक हैविंग 12 बुक। इस प्रकार से मिल्टन ने भी इस चीज़ को फॉलो कर लिया कि 12 किताबों में एपिक लिखा जाएगा। हीरो एक एक्शन में देख लें अब आप कि जो एपिक है, द सब्जेक्ट ऑफ द एपिक रिमेन्स एंशियंट एंड नेशनल टेकन फ्रॉम द माइथोलॉजी एंड हिस्ट्री ऑफ द कंट्री। कि जो एपिक है, तो एपिक का जो द सब्जेक्ट है वो कैसा रह गया, प्राचीन, एंशियंट, नेशनल रह गया है। टेकन फ्रॉम द माइथोलॉजी एंड द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री, जो किसी देश के इतिहास से लिया गया हो। होमर, वर्जिल एंड द अदर एपिक पोएट्स हैव टेकन देयर सब्जेक्ट फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ देयर कंट्री। तो होमर, वर्जिल हैं, इस पर और भी अन्य ऐसे कवि हैं जिन्होंने सब्जेक्ट लिए हैं कहाँ से, अपने देश के इतिहास से। मतलब जो एक्शन कहाँ से आते हैं, एपिक कैसे लिखते हैं, तो एपिक में अपने देश के कुछ इतिहास को देखकर कुछ चीज़ें उसमें डाल दी जाती हैं जिन पर बेसिस कुछ उन्होंने घटनाएं सुनी हों। मिल्टन ऑन द कॉन्ट्रेरी हैज़ टेकन हिज सब्जेक्ट फ्रॉम द रिलीजन। और मिल्टन ने धर्म को अपनाया, सब्जेक्ट क्या रखा, रिलीजन। हिज थीम बिलोंग्स टू ए टाइम व्हेन नेशंस वर नॉट एस्टेब्लिश्ड। और उन्होंने इस थीम को तब लिया, तो मिल्टन ने अपना ये जो धर्म का सब्जेक्ट है तब लिया था जब क्या बोलते हैं, मिल्टन ऑन द कॉन्ट्रेरी हैज़ टेकन हिज सब्जेक्ट फ्रॉम द रिलीजन और हिज थीम बिलोंग्स टू ए टाइम व्हेन नेशंस वर नॉट एस्टेब्लिश्ड। जब जो नेशंस है, राष्ट्र है, जब एस्टेब्लिश नहीं हुए थे, स्थापित नहीं हुए थे, उस समय उन्होंने धर्म को अपना सब्जेक्ट बनाया था। तो कहने का मतलब यह है कि जो सब्जेक्ट हैं, एपिक का जो सब्जेक्ट होता है वह प्राचीन लेते हैं, या राष्ट्रीयता की भावना राष्ट्र से लिया जाता है, या देश के इतिहास से, उनके ग्रंथों से इसको लिया जाता है, पौराणिक कथाओं से किसी विषय वस्तु को चुन लिया जाता है।
ठीक है। द एपिक पोएट नरेट्स द एडवेंचर एंड द ग्रेट एक्शन, जो एपिक के कवि हैं वे बड़े बड़े महान कार्य एडवेंचर को प्रस्तुत करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो पैराडाइज लॉस्ट है जो कि जॉन मिल्टन की है। तो देयर इज, यहाँ पर क्या होता है, एक युद्ध होता है स्वर्ग और नरक के बीच में, हेवन एंड हेल के बीच में। सो इन द केस विद अदर एपिक दैट हीरोइक एक्शन आर प्रेजेंट बाय द एपिक पोएट। इसी प्रकार से अन्य भी जो केस हैं उनमें भी हम देख सकते हैं यही इन्हीं सब चीज़ों को, ठीक है। दस इस प्रकार द एपिक डज नॉट डील विद सिंपल एंड कंप्लीट बट इट रिवील्स द हीरोइक एक्शन। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो एपिक है वह किसी सिंपल संघर्ष को, किसी सादा संघर्ष को नहीं बताता है, बल्कि यह किसी एक महान हीरोइक एक्शन को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो द थीम ऑफ द एपिक इज प्रेजेंट इन द फर्स्ट फ्यू लाइन्स एंड इट इज़ एक्कम्पनीड बाय ए प्रेयर टू म्यूज। मतलब एपिक की जो शुरुआती लाइन्स होती हैं उसमें हम देखते हैं कि जो म्यूज़ है, म्यूज़ मतलब सरस्वती, सरस्वती से प्रार्थना की जाती है। द स्टेटमेंट ऑफ द थीम इज टेक्निकली कॉल्ड द प्रोपोजिशन, और जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोपोजिशन बोलते हैं। और जब प्रेयर की जाती है भगवान से, सरस्वती से, उसको हम बोलते हैं इन्वोकेशन, मतलब वंदना, ठीक है। प्रोपोजिशन मतलब एक प्रकार से उस कहानी के बारे में उसकी प्रस्तुति बोल सकते हैं हम, प्रस्तावना बोल सकते हैं कि क्या लिखा जाना है, उसको पहले से ही बता दिया जाता है। और प्रार्थना की जाती है, उसको बोलते हैं वंदना, इन्वोकेशन, ठीक है। तो वर्जिल की जो एनीड है, मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है, उसमें इसी प्रकार से प्रोपोजिशन और इन्वोकेशन को अपनाया गया था। तो मोरल जो पर्पस है शुरुआती एपिक में वह ज़्यादा स्पष्ट नहीं होता है कि क्यों लिखा जा रहा है, उसको क्लियर समझ में नहीं आता है। जब उसको आगे पढ़ा जाएगा तब समझ में आता है। तो होमर और वर्जिल ने अपील की है देशभक्ति की, नेशनल राष्ट्रीयता की एपिक में। ताशा जो एक इटालियन पोएट थे, उन्होंने डिडैक्टिक और मोरल एलिमेंट्स के बारे में बताया है अपनी एक एपिक में जिसका नाम है जेरूसलम डिलीवर्ड। स्पेंसर जिन्होंने फेरी क्वीन लिखी है विद द पर्पस टू रिफॉर्म द यंग पीपल, तो उसमें क्या पर्पस रखा उन्होंने, यंग पीपल्स को सुधार के लिए, समाज सुधार, मतलब उनको रिफॉर्म करने के लिए। और द पर्पस ऑफ मिल्टन ने जो पैराडाइज लॉस्ट लिखा है उसकी थीम, उसका उद्देश्य क्या है, टू जस्टिफाई द वे ऑफ गॉड टू मैन, मतलब आदमी ईश्वर के जो वेज हैं उनको समझ सके कि ईश्वर ने जो भी रीति बनाई है वो सही बनाई है, मतलब जो ईश्वर है वो बिल्कुल सही है, उसको हम गलत ना समझें। तो ये सारी थीम्स, ये सारे पर्पस रखे जाते हैं। मूक एपिक क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो मूक एपिक भी हम देख लेते हैं। इन इटली एंड फ्रांस देयर वाज ए फैशन टू कंपोज ए पैरोडी ऑफ द एपिक फॉर्म। तो इटली और फ्रांस में एक फैशन था एपिक फॉर्म को, मूक एपिक का मतलब है हास्य एपिक, हास्य ग्रंथ जिसको हम बोल सकते हैं, हास्य महाकाव्य जिसको हम बोलेंगे। तो इटली और फ्रांस में जो एपिक होते थे उनको हास्य, उनकी हंसी, उसको क्या बोलेंगे हम, हास्य महाकाव्य, मतलब हास्य महाकाव्य लिखने का प्रचलन था। द फैशन अट्रैक्टेड इंग्लिश पोएट आल्सो, इस फैशन ने जो इंग्लिश पोएट थे उनको भी अट्रैक्ट किया। इन द मूक एपिक द पोएट प्रेजेंट वेरी लाइट सब्जेक्ट, और मूक एपिक जो होता है, हास्य महाकाव्य होता है, उसमें बहुत ही हल्के सब्जेक्ट पर बात होती है, प्रस्तुत किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखें अलेक्जेंडर पोप का, देखिए आ गया वही रेप ऑफ द लॉक। रेप ऑफ द लॉक का मतलब है बालों की लट, और रेप का मतलब है इधर काटना, तो बालों की लट को काटना। तो इसमें क्या होता है, छोटा सा सब्जेक्ट है कि इस कविता की जो थीम थी वो है थेफ्ट ऑफ हेयर फ्रॉम ए गर्ल्स हेड, एक लड़की के बालों की चोरी करना, ये सब्जेक्ट था। इसके ऊपर पूरा महाकाव्य लिख दिया अलेक्जेंडर पोप ने। लाइक द एपिक पोएट ही इंट्रोड्यूस सुपर नेचुरल एलिमेंट इन इट, उसने भी इसमें सुपर नेचुरल पावर का यूज़ किया है, सुपर नेचुरल एलिमेंट जो तत्व हैं उनका यूज़ किया है। इन द फर्स्ट फ्यू लाइन्स ही आल्सो प्रेजेंट प्रेयर टू गॉडेस म्यूज, और शुरुआत की जो लाइन है उसमें उसने सरस्वती से भी वंदना की है, प्रेयर की है। इनफैक्ट द मेन पर्पस ऑफ द पोएट इज इन दिस पोएम टू एस्टैब्लिश द पैरोडी ऑफ ग्रेट एपिक, लेकिन जिसका जो मुख्य उद्देश्य होता है इस कविता का, इस महाकाव्य का, वो क्या होता है, महान ग्रंथों का हास्य करना, मतलब उसमें हास्य होना चाहिए, ये उनका मुख्य पर्पस होता है। दिस स्टाइल ऑफ मूक एपिक इज ए फेमस इन इंग्लिश पोइट्री एज द एपिक, तो एपिक की ही तरह ये भी इंग्लिश पोइट्री में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है मूक एपिक, ठीक है।
हास्य महाकाव्य जिसको हम बोलते हैं। इंग्लिश लिटरेचर पोप हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर मूक एपिक पोएट्स। तो अंग्रेजी साहित्य में जो अलेक्जेंडर पोप हैं वो मूक एपिक के सबसे ज़्यादा पॉपुलर पोएट माने जाते हैं। बिकॉज ही हैज़ कंपोज द मोस्ट सक्सेसफुल मूक एपिक द रेप ऑफ द लॉ, क्योंकि उनकी सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल जो हास्य महाग्रंथ था, उनका ग्रंथ था, वो कौन सा आया महाकाव्य द रेप ऑफ द लॉ। तो कंक्लूजन में हम बोल सकते हैं कि क्या कुछ है इस प्रकार से द एपिक है जो द एपिक इज सर्टेनली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिटरेरी फॉर्म। तो जो एपिक है वह एक महान साहित्यिक विधा है। बेसिकली इट बिलोंग्स टू ग्रीक लिटरेचर। तो वैसे तो यह ग्रीक साहित्य से बिलोंग करती है, बट इट गेट्स इट्स फाइनल डेवलपमेंट इन इंग्लिश लिटरेचर। लेकिन इसने अपना वास्तविक जो विकास है वह अंग्रेजी साहित्य में ही पाया। जनरली द एपिक डील्स विथ द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द गुड एंड द एविल। तो जनरली अगर हम देखें तो जो एपिक है वह अच्छाई और बुराई में संघर्ष को व्यक्त करता है। एट द एंड वी सी द विक्ट्री ऑफ द गुड एंड द डिफीट ऑफ द एविल। अंत में हम क्या देखते हैं, अच्छाई की जीत हो जाती है और बुराई की हार हो जाती है। डिस्पाइट मैनी बुक द एपिक पोएट डज नॉट लूज द यूनिटी ऑफ प्लॉट कंस्ट्रक्शन और कैरेक्टराइजेशन। तो अन्य किताबों की तरह जो एपिक है, एपिक के जो कवि हैं उन्होंने प्लॉट की जो यूनिटी है और उसका जो कैरेक्टर है, पात्र हैं, उनमें यूनिटी है जो उसको नहीं खोया, मतलब उसको बनाए रहते हैं। द कॉमन अपील ऑफ एन एपिक ऑलवेज रिमेन्स द मैसेज ऑफ फॉर ह्यूमैनिटी। जो कॉमन अपील होती है हमेशा एपिक में वो क्या रही है, एक मानवता के लिए कोई ना कोई संदेश देते हैं, मतलब एक कोई ना कोई संदेश जरूर छिपा होता है एपिक में। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा और आप वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।